नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी की झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां, कोलकाता में भव्य रोड शो, कहा टीएमसी ने मां को डराया और माटी का किया अपमान। भ्रष्टाचारियों के काले धन और गंदी कमाई का होगा एक्सरे। पीएम मोदी ने 2 निजी चैनलों को दिए साक्षात्कार, विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा इंडी गठबंधन के घटक दलों के डीएनए में शामिल है घोर सांप्रदायिकता। जातिवाद और परिवारवाद, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश को बताया संविधान का अपमान। 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर, एनडीए के नेताओं ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने ओडिशा तो जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में संभाली कमान। नीतीश कुमार ने नालंदा में किया प्रचार। विपक्ष ने भी अपने प्रचार को दी धार। वाराणसी में राहुल और अखिलेश की साझा रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में किया प्रचार। प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रोड शो। ममता बनर्जी की कोलकाता में पदयात्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका उनको लगा। 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार। 2 जून को करना होगा सरेंडर। ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने शाहजहां शेख समेत 7 आरोपियों के खिलाफ दायर किए आरोप पत्र। और आइए अब खबरों को हम विस्तार से देखेंगे। पश्चिम बंगाल के बारासात में रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। पीएम के रोड शो को देखने के लिए सड़कों पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए स्थानीय लोग भारी संख्या में रोड शो देखने के लिए पहुंचे हुए थे। पीएम ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में सभी दलों के दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भव्य रोड शो से पहले पश्चिम बंगाल के बारासात और जाधवपुर में विशाल चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। जाधवपुर की जनसभा में पीएम ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी पर निशाना साधा। लेफ्ट टीएमसी कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति ही ऐसे दलों की प्राथमिकता है। बंगाल के प्रबुद्ध लोग जानते हैं, देश में दमदार सरकार होनी कितनी जरूरी है और इसलिए इस बार 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा। और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री का बेजोड़ प्रचार अभियान। 2 रोड शो। कोलकाता की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब जहां भाजपा के बढ़ते समर्थन की तस्दीक करते दिखा, तो वहीं बारासात में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर जनसमूह यह बता रहा है कि संदेश खाली की हिंसा और सत्ता के गठजोड़ को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बारासात की रैली में प्रधानमंत्री ने देश के सामने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है और बीते 10 साल इस बात के गवाह हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार का कार्यकाल बेदाग रहा है। 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर
10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। लेफ्ट टीएमसी कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति ऐसे दलों की प्राथमिकता है। संदेश खाली की हिंसा, शाहजहां शेख का ममता सरकार द्वारा बचाव और 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देना सभी वोट जिहाद करने वालों को खुश करने के कदम हैं। जाधवपुर में उन्होंने सीपीएम से भी सावधान रहने की अपील की। सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ पार्टियां दो है, इनकी दुकान एक ही है और दुकान में सामान भी एक ही है। टीएमसी और लेफ्ट इंडी अलायंस में है। टीएमसी और लेफ्ट दोनों वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। यहां गणतंत्र बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है। यहां मानवता की सेवा करने वाले संतों ने अपनी आवाज उठाई तो उनका जीना मुश्किल कर दिया। उनको गालियां देने आने लगी, उन पर हमले होने लगे। ये टीएमसी का टेरर मॉडल है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि मां माटी मानुष का नारा देने वाली तृणमूल कांग्रेस ने मां को भय दिया है और माटी का अपमान किया है। गुरुदेव की गौरव भूमि की विरासत को धूमिल किया है। ऐसे में तृणमूल को विकास और विरासत से कोई सरोकार नहीं है। विशाल बेरिस्टो, दिवेंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने आज 7वें चरण के लिए प्रचार भी किया और रोड शो भी किया। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए इस बार कांग्रेस और वाम दलों ने हाथ मिलाया है, लेकिन भाजपा यहां अपने बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर आत्मविश्वासी है। लेकिन रोड शो को लेकर तमाम रुकावटें उत्पन्न करने के बावजूद जनता का जोश दिखा, उससे ममता दीदी जरूर चिंता में दिख रही हैं। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल में भाजपा के अभूतपूर्व प्रदर्शन पर प्रस्तुत विचारों की बानगी कोलकाता में प्रधानमंत्री के रोड शो में स्पष्ट दिखी। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर होने वाले मतदान से पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मंगलवार को रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। उत्तर कोलकाता सीट से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में आयोजित लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो ऐतिहासिक घटनाओं के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को समेटे श्याम बाजार से विवेकानंद रोड तक के उस मार्ग पर शुरू हुआ जहां स्वामी विवेकानंद का आवास था, जहां अरबिंदो घोष ब्रिटिश शासन से बचकर अंडरग्राउंड रहते थे, जहां स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई की। इस रोड शो में उपस्थित भारी जनसैलाब राज्य की ममता सरकार के लिए चुनावी समीकरणों का संकेत दे रहा था। शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी सरकार ने इस रोड शो से पहले हर प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के तमाम प्रयास किए। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बनाए गए मंच तोड़ डाले गए। डीडी न्यूज को अपनी डीएसएनजी लगाने में अड़चनें पैदा की गईं। यहां तक कि एसपीजी को भी काम नहीं करने दिया जा रहा था, जबकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी एक्ट के तहत राज्य पुलिस को एसपीजी के अनुसार काम करना होता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये रोड शो सफल रहा। उत्तर कोलकाता की श्याम बाजार से विवेकानंद रोड या विवेकानंद की मकान तक ये जो रोड शो है, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और राजनीति की तरफ से कई सारे कोशिशें किया गया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में सोचा नहीं गया और जिस तरह से पुलिस की व्यवहार है, पुलिस की रवैया है, इससे पूरी तरह से पता चल गया कि ऊपर की राजनीति से इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि प्रधानमंत्री की इस रोड शो को किसी तरह से इनके बीच में रुकावट डाला जाए या अड़चने डाला जाए। कोलकाता पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और आखिरी चरण की 9 सीटों के लिए चुनावी दंगल चरम पर पहुंच रहा है। राजनीतिक दल इस अंतिम चरण के लिए लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दुमका में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन का मकसद सिर्फ देश को लूटना है, भ्रष्टाचार फैलाना है, घोटाला करना है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि 4 जून के बाद जब दोबारा सरकार बनेगी, उसके बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। आदिवासी क्षेत्र में बढ़ती घुसपैठ की वजह से खतरे में पड़ती संस्कृति को लेकर भी प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आदिवासी संस्कृति से इंडी गठबंधन को कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से, 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है, गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। पीएम ने न्यूज नेशन को दिए गए इंटरव्यू में विपक्ष की चुनाव से पहले होने वाली बैठक पर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि इंडी के डीएनए में 3 चीजें मिलती जुलती हैं। ये घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी हैं और नए जनरेशन के लोग इनको सुनना नहीं चाहते। मैंने सुना है कि वो अपनी कमजोरियों की डिस्कशन करने के लिए बैठने वाले हैं। अब मैं इसे अच्छा मानता हूं कि कम से कम वो बैठ करके अपनी कमजोरियों पर, और नतीजे के भी पहले ही बैठने वाले हैं, कमजोरियों पर चर्चा करने के लिए। अगर ये लोकतंत्र में तो
वे आत्मनिरीक्षण करते हैं, उनकी कमियां क्या है ढूंढते हैं, तो अच्छी चीज है। और उनकी कमियां हमारे ध्यान में आएगी तो हम भी देखेंगे कि भविष्य में कमियां हमारे यहाँ ना आ जाए। इंडी अलायंस की जो लोग हैं, इनमें 3 कैरेक्टर, 3 उनके डीएनए में 3 चीजें कॉमन है। एक है ये गौर सांप्रदायिक है, दूसरा ये गौर जातिवादी है, तीसरा ये गौर परिवारवादी है। ये इनके डीएनए में है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश की जो नई जनरेशन है वो आजादी के बाद पैदा हुई जो जनरेशन है उसकी सोच अलग है और वो बहुत बड़ा फोर्स है। वो इन चीजों से बाहर निकल चुका है। वो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता है जो सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। वो ये इस प्रकार की भाषा सुनने को भी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज नेशन को दिए इंटरव्यू में कहा, देश के विकास के लिए 3 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी अहमियत है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय में इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में बांटता हूं। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो मेरी जरूरत है, और तीसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब दुनिया को मूव करने वाला है। तो हर एक की अपनी अपनी अहमियत है। जब मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहता हूं तो पहले की तुलना में डबल मेडिकल कॉलेज हो गई, 2 लाख के करीब आयुष्मान मंदिर बन गए हेल्थ केयर के लिए। तो ऐसी समाज जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो काम करना चाहिए उसका अच्छा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, एक प्रकार से मैं उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा मानता हूं, क्योंकि उसको आवश्यकता है। दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले तो ये था कि भाई गांव वालों को अच्छा लगे चुनाव जीत जाए, इसलिए यार तार का एक छोटा सा बना दो पट्टी। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच करना चाहता हूं। तो आजकल मेरे यहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है उसको मैच करने में हम कितना दूर है आगे जा सकते हैं। मैं जानता हूं मेरी बुलेट ट्रेन की कल्पना को आज भी लोग गालियां देते हैं, लेकिन वो माइंडसेट बदलने के लिए बहुत जरूरी है। माइंडसेट तब बदलता है जी। हमने अब तक वो लाल कलर की रेलवे देखी जिंदगी और कभी विचार ही नहीं आया। आज वंदे भारत ट्रेन ने सोचने का तरीका बदल दिया है, उसको रेलवे अपनी प्यारी लगने लगी। तो बदलाव हर एक को पसंद है। तो जहां तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, पूरी दुनिया उसके लिए बड़ी अचरज है। मैं G20 की मीटिंग में इंडोनेशिया गया था। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री मुझे कह रहे थे साहब ये कैसे हुआ है, क्योंकि उनको लगता है ये बड़ा रिवॉल्यूशन है। तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया था आपके यहाँ जब हमारी G20 होगी तब हम इस विषय को जरा और गंभीरता से लेना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा G20 समिट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशल बल दिया गया है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं तो एडॉप्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, आज दुनिया में जितना फिनटेक में काम होता है उससे करीब 60% अकेले हिंदुस्तान में होता है। प्रधानमंत्री ने इसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि आज पूरे विश्व में भारतीय यूपीआई प्रणाली की चर्चा हो रही है। दुनिया का हर देश आज यूपीआई का प्रयोग करना चाहता है। भारत में रह रहे विदेशी राजदूत रेहड़ी पटरी वालों के पास जाते हैं और अपने राष्ट्राध्यक्षों को पेमेंट का ये जादू दिखाते हैं। रेहड़ी पटरी वाले लोग वे भी, और मैंने देखा दुनिया के जितने मेहमान आते हैं तो उनके एम्बेसी वाले वो ऐसे रेहड़ी पटरी वाले के पास ले जाते हैं और उसे दिखाते हैं जादू कि देखो ये सब्जी बेचने वाला डिजिटल पेमेंट करता है। तो उनको बड़ा अचरज होता है। अब दुनिया के कई देशों में, अब जैसे यूएई में हमारा यूपीआई चल रहा है, जो हमारा करीब 25-30 लाख हमारे लोग वहां काम करते हैं। उनको जो रेमिटेंस भेजना होता है, पहले
काफी कुछ उनको आर्थिक बोझ होता था, बैंकों के थ्रू जाना, कमीशन देते देते पहुंचना, काफी कम हो। अभी वो यूपीआई से भेजता है पैसा, जितना पैसा भेजता है उतना ही पैसा अपने घर पहुंच जाता है, उसको किसी को चार्ज नहीं देना पड़ता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल एबीपी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 11 से 5वें नंबर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि जब आप दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो आप कई क्षेत्रों में विकास की प्राथमिकता तय करते हैं। दुनिया का आपके प्रति नजरिया बदल जाता है। इकोनॉमी का कद बढ़ता है तो आपके पास विपुलता होती है, आप प्रायोरिटी तय करते हैं, आप उनको अच्छी तरह बांट सकते हैं। इकोनॉमी 11 से 5 जाती है तो कद बढ़ता है, 5 से 3 जाती है तो एकदम से आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। फिर दुनिया में पहली 3 इकोनॉमी में नाम होता है तो विश्व आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है, इन्वेस्टर का बदल जाता है। फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं वो भी बहुत ही लिबरल वे में फाइनेंस करते हैं तो आपके बोझ कम होता जाता है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि 2004 से 14 तक ईडी ने 34 लाख रुपए जब्त किए, जबकि 2014 से 24 तक ईडी ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए। अब बड़े बड़े लोग अंदर हैं, मुझे पता हो न हो, कागजों और फाइलों को सब पता है। 2004 से 2014 तक 34 लाख रुपया यानी स्कूल बैग में आ जाए 34 लाख रुपीज ईडी ने जब्त किए थे। ठीक है। 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़, 70 टेम्पो लगेंगे उठा के ले जाने में। अब ये देश देख रहा है, आप गाली फिर नहीं दे सकते जी, आप किसी भी हालत में गाली नहीं दे सकते हो कि गलत हुआ है। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है न मेरी सिस्टम को पता है। कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है, लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर विपक्षियों को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए। मैं कहता हूं कि संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने की विपक्षियों की कोशिश संविधान का अपमान है। संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सबने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं ये संविधान का अपमान है, ये संविधान को खत्म करने के उनके तौर तरीके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे से 3 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक 1 जून को बुलाई है। आखिरी चरण की वोटिंग के दिन दिल्ली में इंडी गठबंधन के आला नेता 2024 के चुनाव की समीक्षा और आगे की रणनीति बनाने पर मंथन करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत नहीं करने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले उन्होंने विपक्षी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी। इस तरह ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से कभी पास तो कभी दूर नजर आती हैं। देखिए इंडी गठबंधन से ममता की दूरी क्या है मजबूरी, ये रिपोर्ट। वो इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है, तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा। एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन, हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर, अब माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही आखिरी चरण के मतदान और चक्रवात को आधार बनाकर इंडी गठबंधन की 1 जून को होने वाली बैठक से दूरी बना रही हों, लेकिन उनके इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी के इस फैसले से साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त होने जा रहा है। जेडीयू नेता
केसी त्यागी ने भी कहा है कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही इंडी गठबंधन टूट चुका है। ममता बनर्जी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो 1 जून को आहूत इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगी। जिसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी संकेत पहले ही दिखने लगे कि ये पूरा का पूरा गठबंधन किस तरीके से विध्वंस की तरफ जा रहा है। पिछले लंबे समय से अपनी शैली को लेकर के और जन विरोधी कार्रवाइयों को लेकर के टीएमसी का ग्राफ गिरा है। उसके लिए ममता दीदी जिम्मेदार हैं और वहां उनकी पहली सीटों में कटौती होगी। ममता बनर्जी के इंडी गठबंधन की बैठक में शिरकत नहीं करने को लेकर सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने ममता को बैठक के लिए न्योता भेजा है। जिन्होंने दाव दिया आप उन लोगों को पूछिए ना। ये मेरे जिम्मेवारी के जो दायरा होते हैं, ये दायरे की बाहर अगर सवाल पूछा जाए तो मैं कैसे जवाब दूंगा? मुझे इसके बारे में आता पता नहीं है। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के बाद इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी, तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि उन्हें ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है। चुनाव के बाद की परिस्थितियों के मद्देनजर होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक से दूरी बनाने को राजनीतिक जानकार भी ममता बनर्जी की सियासी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही वो अपना रुख साफ करेंगी। अब 1 जून को जब आखिरी चरण का मतदान है, उस दिन ये गठजोड़ बैठक करने जा रहा है। ममता बनर्जी ने उसमें आने से साफ इनकार कर दिया। पहले भी इस गठजोड़ की सबसे बड़ी मुश्किल ये रही कि इसके साथ जो लोग कह रहे थे कि हम साथ में आएंगे, जो पहली बैठक में, दूसरी बैठक में, तीसरी बैठक में रहे, वही लोग इससे किनारा करके चले गए। लोकसभा चुनाव के नतीजों से 3 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने 1 जून को इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई है। आखिरी चरण की वोटिंग के दिन दिल्ली में इंडी गठबंधन के आला नेता 2024 के चुनाव की समीक्षा और आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव नतीजों से पहले विपक्षी खेमे के साथ शायद खुलकर नहीं खड़ी होना चाहती हैं। इसलिए वो इंडी गठबंधन से कभी दूर तो कभी पास नजर आने की कोशिश करती हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान में ताकत झोंकी हुई है। खासतौर पर भाजपा समेत एनडीए गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने इस चरण की 57 सीटों के लिए आज भी जमकर प्रचार किया। इस दौरान जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए अब सभी दलों की नजरें 7वें और अंतिम चरण की सीटों पर लगी हुई हैं। खास तौर पर भाजपा समेत एनडीए के बड़े नेता धुआंधार जनसभाएं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने ओडिशा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने बीजेडी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, आज मैं भद्रक की जनता को कहने आया हूं, 4 जून को नतीजे आएंगे और नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में प्रचार करते नजर आए। उन्होंने मंडी और शिमला में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जब हम आपसे वोट मांगने आए हैं, तो हम एक ही बात के लिए वोट मांगने आए हैं, विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद। ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से हमने काम किया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विभिन्न जनसभाएं कर कांग्रेस सपा गठबंधन को रामद्रोही बताया। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है।
समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दूसरी ओर हमीरपुर से भाजपा के उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने इलाके में विभिन्न जगहों पर जाकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध और उनकी हत्या भी हुई, लेकिन प्रियंका गांधी कहीं नजर नहीं आई। नारा देना बहुत आसान था, लेकिन न कभी लड़ी न कभी लड़कियों के लिए खड़ी हुई। ये तो महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध और उनकी हत्या भी हुई, तभी प्रियंका गांधी नजर नहीं। उनके काउंसलर की बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन वो नजर नहीं आई। लड़की हूं और लड़ नहीं सकती हूं। उधर पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने इलाके में प्रचार के दौरान कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन को महाभ्रष्टाचार का गठबंधन करार दिया। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। वहीं गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने प्रचार कर जनता से वोट देने की अपील की। सातवें और अंतिम चरण के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार जारी है। कैसा रहा इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रचार, देखिए हमारी